हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोकस क्लास ऑफ साइंस। मेरा नाम है मुकेश। कैसे हैं आप सब लोग। नीट 2025 की टेस्ट सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज फुल सिलेबस का पेपर जो एंटी पैटर्न के ऊपर है। इससे पहले दो वीडियोस के अंदर हमने क्लास 11th और क्लास 12th के जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने डिस्कस किए थे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है 11th और 12th का कंबाइंड पेपर पैटर्न। ठीक है, ओके। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि हमारा ये जो बेसिकली एम है या टारगेट है वो बेसिकली नीट 2025 के एस्पिरेंट के लिए है, जो विद इन शॉर्ट पीरियड के अंदर नॉलेज गेन करेंगे एंड साथ के साथ यहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या रहने वाला है, मोटो टारगेट रहने वाला है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इन अ सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन दे रखा है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस यहाँ पे है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं एंड उसके बाद में कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्कुलर मोशन में होता क्या है। सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास में ये आपके पास में सर्कुलर मोशन के अंदर अगर देखें तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और ये जो होता है ये रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो आउटवर्ड्स होता है किसके, सेंटर से। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो कहाँ पे लगेगा, यहाँ कहीं बीच में लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया कि टोटल एक्सेलरेशन जो है ना, ये जब रेडियल के साथ में 45 डिग्री बनाएगा देन उस केस के अंदर कितना टाइम यहाँ पे कंसीडर करेगा। तो सबसे पहले पॉइंट समझते हैं कि अगर नेट एक्सेलरेशन जो है ना वो रेडियल के साथ में 45 डिग्री बनाता है, थीटा जो है अगर ये 45 डिग्री होता है तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन सेंटीपिटल और जो टेंजेंशियल है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर। टेंजेंशियल कितना हो जाएगा, दे रखा है क्वेश्चन में 12, और यहाँ से हमें वी स्क्वायर मिल जाएगा 12, रेडियस है यहाँ पे 3, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो वी की वैल्यू कितनी मिल गई, देर इज अ 6 मीटर पर सेकेंड। बट हमें यहाँ पे टाइम निकालना है कि कितने टाइम के अंदर ये एंगल यहाँ पे बना रहा है रेडियल के साथ में। तो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था तो इसका मतलब 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 12, यहाँ से टाइम हम कंसिडर कर सकते हैं दैट इज 6/12 मतलब 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट चॉइस होगी। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक सैटेलाइट जिसका मास m है, अर्थ के ऑर्बिटिंग चारों तरफ क्या कर रही है, वो रोटेट कर रही है। और कहाँ रोटेट कर रही है, एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो गई। इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से कि अगर यहाँ पे अर्थ है, ये इसकी रेडियस आर है, तो इसकी सरफेस से यहाँ एच हाइट जो किसके इक्वल टू है, आर के इक्वल टू है, यहाँ पे क्या कर रही है, इसके चारों तरफ यहाँ पे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी जो होगी सैटेलाइट की उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से अब कॉन्सेप्ट जो है उसको स्किप करके नॉलेज मतलब लाइक जो फॉर्मूला याद कर लीजिए। लाइक क्या होगा फॉर्मूला, जी कैपिटल एम मतलब अर्थ का मास, स्मॉल एम सैटेलाइट का मास, डिवाइड बाई 2 ऑफ जो टोटल रेडियस। अब यहाँ पे जो टोटल सेंटर से डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 आर है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे इसको कितना कर देता हूँ, इस आर को चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ 2 आर कर देता हूँ। तो एनर्जी जो मिलेगी हमारे पास वो कितनी मिलेगी, -gm स्मॉल एम डिवाइड बाई 4 आर मिलेगी। बट अगर हम ऑप्शंस में देखें ना तो हमारे पास में सारी वैल्यूज जो है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में है। तो इसका मतलब है कि हम इनको कन्वर्ट करते हैं कैसे, कि वी नो दैट बेसिकली स्मॉल जी होता है ना वो कितना होता है, gm अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है किससे चेंज हो जाएगी, स्मॉल जी से। तो एनर्जी जो मिलेगी कितनी मिलेगी, -mgr/4 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका यहाँ पर भी सही हो गया। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। Angular speed of rotation of earth about its axis at which the weight of man standing on equator become half of weight its pole। ओके, सबसे पहले यहाँ से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या है कि पोल पे जो ग्रेविटी होती है वो आपकी एक्चुअल जी के इक्वल टू होती है, मतलब यहाँ पे एक्चुअल वेट रहेगा। बट इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है ना वो आपकी क्या हो जाती है, एक्चुअल जी से यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है। कितना डिफरेंस आता है यहाँ पे पोल और इक्वेटर का, वो आता है 0.02 जी के इक्वल टू होता है, मतलब इतनी वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि उस पॉइंट पे इस रोटेशन की वैल्यू कितनी होगी ये डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ से ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए तो अगर वैल्यू देखें कि इक्वेटर पे पोल का हाफ है मतलब ये हो जाएगा gp/2। इस स्मॉल जी की जगह हम लिख देते हैं वही पोल की ग्रेविटी क्योंकि दोनों इक्वल है, -ω²r। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट इज अ gp/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी, मिलेगी
GP अपॉन में रूट में 2r। ठीक है, अब कैलकुलेट करके एक बार देखिए कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास में। इसकी वैल्यू एक अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, देर इज अ 10, 2 इंटू रेडियस जो है वो है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर हो जाएगी। एंड इसको पूरा अगर हम सॉल्व करें वी विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस इज 12.8 एंड पावर कितनी बन जाएगी, ये पावर ऊपर शिफ्ट होकर हो जाएगी आपकी 10 की पावर 5 और डेसिमल अगर हटाते हैं तो ये हो जाएगी 10 की पावर 6 हो जाएगी। इस पूरे का हमें रूट निकालना है, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लें, 10 की पावर 6 तो हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। और 128 जो है ना ये आपके 121 लाइक जैसे 11 जो है ना 11 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा, 11.2 ले लेते हैं ये, तो इसका मतलब है कि 10 की पावर 3 को आपको किससे डिवाइड करना है, 11.2 से डिवाइड करना है। और थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चल रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आपको मिल रहा है हर एक वैल्यूज के बीच में, इवन पावर में भी बहुत अच्छा खासा डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, अच्छा यहाँ -6 आएगा, तो ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगी लगभग लगभग आपका 9 इंटू 10 की पावर -4 के अप्रोक्स हो जाएगी। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, एक सही ऑप्शन वेरी कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे परफेक्ट आंसर मिल जाएगा, लगभग लगभग 9 के इक्वल टू मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपकी देखो ये जो चीज़ है ना ये होती है आपकी विजडम, मतलब आपको एक अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करना आना चाहिए कि यहाँ पे आप टाइम वेस्ट नहीं करें। क्वेश्चन के अंदर अगर आप कैलकुलेशन बड़ी हो गई तो आप इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, वो आपका टाइम गैप जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा के यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इवन पावर में भी कर सकते हैं कि हाँ एक्सपोनेंट में पावर कितनी है, इसको भी देख के आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है हमारा कि ब्लॉक इन कांटेक्ट विद वर्टिकल वॉल इज शोन, फ्रिक्शन कितना होगा ब्लॉक पे। अब ये जो एनटीए का जो है ना यहाँ पे एक ट्रैप होता है जहाँ पे बच्चे जो है ना ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, तो एक बनेगा आपका 100 cos 37 और एक यहाँ बनेगा वो बनेगा 100 sin 37। ठीक है, यहाँ पे 50 न्यूटन नीचे की तरफ लग जाएगा। अब दो तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क करेंगे, एक तो होगा कि जहाँ पे इसको होल्ड कर रखा है, लाइक जैसे इसका नॉर्मल जो है ना वो इधर लगेगा, तो एक तो होगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि कितना होगा, म्यूस इंटू एन होगा, म्यूस की वैल्यू 0.6 है और एन जो है वो कितना है 100 sin 37, sin 37 होता है 3/5। अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूँ देन आई विल गेट दैट इज 36 न्यूटन, ये मिलेगा। अब चेक करेंगे 36 न्यूटन ऑप्शन में है यहाँ पे, यहाँ से बच्चा जो है बहुत एक्साइटमेंट में रहता है कि हाँ 36 न्यूटन आ गया, तो इसका मतलब है यही आपका सही आंसर होगा, बट ऐसा नहीं है। ये तो एक लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ जो 36 न्यूटन सबसे मैक्सिमम है यहाँ पे। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए फ्रिक्शन कितना लगा है, तो इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए जो फ्रिक्शन होगा वो होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर मैं इसकी एफबीडी देखूं, इस ब्लॉक की अगर मैं एफबीडी यहाँ बनाऊं, ये मेरा ब्लॉक था जिसके अप साइड में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 100 cos 37, नीचे लग रहा है 50 न्यूटन और एक यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और लगेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपको फाइंड करना था, तो इसका मतलब है कि हम एक काम करते हैं कि 100 cos 37 में से माइनस कर देते हैं ये जो इसका वेट है, 100 cos 37 हो जाएगा कितना 80 -50 एंड यू विल गेट 30 न्यूटन। ये आपका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हुआ। ठीक है, तो ऐसे ट्रैप जो है वो एनटीए क्रिएट करता है जहाँ पे इजी क्वेश्चन होता है बट बच्चे जो है वो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। लिक्विड rises to a height 2 centimeter in capillary tube, in that case the angle of contact between। ओके, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो लाइक जैसे आपके पास में अगर यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब है ना तो ये कुछ इस तरीके से आपका एंगल बनाती है, लाइक जैसे ये वाटर ड्रॉप है एंड यहाँ से इसके साथ में क्या करेगी, एक एंगल ड्रॉ करेगी। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल किसके साथ में होता है, ट्यूब और इस वाटर के बीच में होता है। कुल मिला के जो एंगल है किसके बीच में होता है, ट्यूब और वाटर के बीच में होता है। ठीक है, अब ये इसकी जो हाइट होती है ना ये कितनी होगी, तो इसका हमारे पास में क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट है, दैट इज एच इज इक्वल टू 4t cos थीटा एंड डिवाइड बाई टोटल रेडियस एंड रो डेंसिटी हो जाएगी, डिवाइड मल्टीप्लाई इन जी ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में। तो पहली चीज तो ये होगी आपका ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज और समझिएगा कि ये जो 40 है ना
ये आपके डिपेंड करता है कि किस टाइप का लिक्विड है, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे आपके पास में 2T भी अप्लाई होता है, ठीक है। बट अभी हमारे लिए समझना है कि जो हाइट है इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारा पार्ट यहाँ पे कांस्टेंट हो गया हमारे पास में, एच और कॉस थीटा जो है वो एक वेरी कर रहा है। तो जब आपकी हाइट है ना 2 सेंटीमीटर थी, तब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना था, 0 डिग्री था। अब आपसे बोला गया कि अगर हाइट 1 सेंटीमीटर है तब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा, ये बताइए। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे वेरी कर लेते हैं कि एच अपॉन एच डैश इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा डैश हो गया, ठीक है। पहली वाली हाइट 2 सेंटीमीटर थी, दूसरी वाली हाइट जो है कितनी हो गई, दैट इज 2/1 इज इक्वल टू कॉस 0 होता है 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा डैश, और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो कॉस थीटा डैश जो है वो कितना मिलेगा, 1/2, जो कि किस एंगल पे होता है, ये मेरा एंगल होता है, दैट इज 60 डिग्री जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझ आता है कि हाँ, हाइट जो है बेसिकली उस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड है। बाकी डेंसिटी वगैरह भी डिपेंड है, बट यहाँ पे बाकी चीज़ें चेंज नहीं कर रहे, लिक्विड आपका सेम है और कैपिलरी ट्यूब भी सेम है, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है हमारा कि 2 बॉडीज ऑफ मास 6 kg एंड 4 kg आर टाइड ऑन अ स्ट्रिंग। आपको इसके अंदर बताना एक्सेलेरेशन कितना होगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इजी है, बच्चे बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर भी लेते हैं। आप बस एफबीडी बनाइए। ये जो 6 kg वेट है, इसकी अगर एफबीडी बनाओ तो 60 न्यूटन नीचे लगेगा। अब ऑब्वियसली ये वेट हैवी है तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे होगा, तो इसका जो शेडो फोर्स होगा कितना होगा, एम ए ऊपर, और टेंशन भी लग रहा है ऊपर, तो टी प्लस ये जो एम इंटू एम कितना है 6 इंटू ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू है, 60 न्यूटन के। ऐसी एफबीडी अगर मैं 4 kg की बनाऊँ तो यहाँ पे आपका टेंशन है और इधर जो है वो क्या हो गया, इसका एम ए हो गया, तो ये जो टी है वो किसके इक्वल टू हो गया, 4 है। ये टी आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपका जो आंसर होगा 10 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ड्यूएबल होते हैं, और बच्चे बहुत खुश रहते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है कि डिस्क और रिंग जिनका मास सेम है और रोल कर रहे हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी रोलिंग ऑब्जेक्ट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम, वैसे तो वी स्क्वायर होता है बट रोलिंग मोशन के अंदर ये हो जाएगा वी स्क्वायर 1 - के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि दोनों की मास भी सेम है और दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल है, बट सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये रेशो कितना होगा। तो मैं बता देता हूँ, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अगर मैं बात करूँ किसकी, सबसे पहले बात कर देता हूँ मैं रिंग की। तो अगर मैं रिंग की बात करूँ ना, तो ये जो रेशो होता है ये होता है 1। यही अगर मैं बात करूँ किसकी, डिस्क की बात करूँ, तो ये रेशो होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि रिंग का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है और डिस्क का क्या होता है, के यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बोला गया दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर देता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे वी किसकी ले लेते हैं अपन, डिस्क की ले लेते हैं, ठीक है। और ये रेशो जो है वो कितना मिल जाएगा, अच्छा यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, 1 प्लस आएगा, ठीक है। तो अगर मैं रेशो देखो तो कितना मिलेगा, 1+1। और वही सेम देखता हूँ हाफ एम किसके बारे में, डिस्क के बारे में। ये हो गया किसका, रिंग का, और ये हो गया डिस्क का। तो यहाँ जो रेशो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा आपका 1+1/2, जो कि कितना होता है, 3/2 होता है। बाकी पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे रेशो में किसका निकालना है, रेशो में निकालना है वी डी और वी आर का। तो मतलब वी डी स्क्वायर अपॉन में वी आर स्क्वायर अगर मैं देखूँ तो मुझे रेशो मिलेगा पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद में 3/2 3/4, दैट इज 3/4 मिल जाएगा वी डी और वी आर का। वी डी ओ सॉरी, दिस इज 4/3, ये हो जाएगा 4/3, और स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा रूट में 4/3। और रूट में 4/3 कितना होता है, रूट में 4/3 आपके पास में ऑप्शन में दे ही रखा है, इसमें सॉल्व करने की भी नहीं थी। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, थिकनेस ऑफ अ पेंसिल मेजर्ड बाय द स्क्रू गोज, लीस्ट काउंट दे रखा है एंड कितनी वैल्यू आई है 0.802, परसेंटेज एरर कितनी होगी। पहले कॉन्सेप्ट समझे हम यहाँ पे भी कि अगर आपके पास में थिकनेस दे रखी है और लीस्ट काउंट भी दे रखा है तो परसेंटेज एरर क्या होती है। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। परसेंटेज एरर बेसिकली जो होता है वो क्या होता है, द चेंज इन लेंथ, या फिर
फ्रैक्शन लाइक इससे पहले समझ लेते हैं कि फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ कि फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शनल एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बट यहाँ चेंज इन लेंथ मतलब किसकी बात हो रही है, लीस्ट काउंट की बात हो रही है, और परसेंटेज के टाइम पे इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो डेल्टा एल मतलब एल लीस्ट काउंट कितना दे रखा है 0.01 डिवाइड बाई जो लेंथ आई वो आई 0.802 और मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से कर दो। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, देख कर एक चेक करें कैलकुलेशन कितनी है। डेसिमल तो चलो कैंसिल आउट हो गए, 100 डिवाइड बाई 802 कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, डेसिमल हटाऊंगा 1 टाइम, देन लगभग लगभग 200 आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो जाएगा 0.12। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें ना, तो सिर्फ इस ऑप्शन को छोड़ के सभी ऑप्शन में एक सेम जैसी वैल्यू वेरी कर रही है। बट अगर वैल्यू देखे तो 0.12 आ रहा है, 0.12 जो है ना यहाँ पे इन पे 1.25 12.25, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब आगे आपको मल्टीप्लाई या सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है ये। चलिए अगला बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमारे पास में एक सर्किट है, LCR सर्किट है ये, ठीक है। दिस इज योर LCR सर्किट। आपको इसमें बताना है कि वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग कितनी होगी, ठीक है। जब भी आपके पास में LCR सर्किट मिले ना, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक बार चेक कर लीजिए कि ये जो इम्पिडेंस का रेजिस्टेंस या जिसको रिएक्टेंस बोलते हैं या कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस है, क्या ये इक्वल तो नहीं है दोनों एक दूसरे के। पहले हम ये काम कर लेते हैं, ठीक है। मैं काम करता हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रखना ये। ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अच्छा ओमेगा कैसे डिफाइन करोगे, तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है वी नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा जो है वो दे रखा है क्वेश्चन में कितना 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 5 मिली हेनरी, तो 5 इंटू 10 की पावर -3, तो जो आंसर बचेगा वो एक्सएल का कितना बचेगा, वो बचेगा 10 ओम। ऐसे एक्स निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1 बाई ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा है 2000 और सी जो दे रखा है वो दे रखा है 50 इंटू 10 की पावर -6। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, तो पावर आपकी कैंसिल आउट होके रिजल्ट आएगा वो भी कितना आएगा 10 ओम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सएल और एक्सी जो दोनों है वो क्या है, इक्वल है। और ये कंडीशन कब होती है, जब आपका रेजोनेंस होता है। तो इस केस के अंदर जेड जो होता है ना, वो आपका मिनिमम होता है, और किसके इक्वल टू होता है, एक्चुअल रेजिस्टेंस के इक्वल टू होता है। इसका मतलब है कि ये जो सर्किट है ना, ये पूरा ये सिर्फ कितना जेड रखेगा इसका, दैट इज अ 4 ओम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अमीटर की रीडिंग कितनी होगी। अब अमीटर की रीडिंग कैसे निकालोगे, अमीटर की रीडिंग के टाइम तो टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 + 6 कितना हो गया 6 ओम ये भी है, और 4 ये आ गया, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा कितना होगा 10 ओम होगा। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं किसकी, अमीटर की रीडिंग। अमीटर की रीडिंग मतलब आई नॉट इज इक्वल टू कितना होगा वी नॉट अपॉन में जेड। अच्छा ये वैल्यू मिली है, पीक वैल्यू मिली है। अमीटर में जो रीडिंग आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी, RMS वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है कि हमें पहले पीक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई नॉट वी नॉट कितना दे रखा है आपके पास में, क्वेश्चन में दे रखा है 20, और जो Z आया वो R इक्वलेंट कितना आया टोटल, ये आया हमारा 10 ओम। तो जो करंट आई कितनी आई 2 एम्पियर जो है ये मैक्सिमम करंट आ गई। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है RMS। तो RMS जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, जितनी भी आई नॉट आई है डिवाइड बाई √2 मतलब 2 अपॉन √2, तो आंसर हो जाएगा √2 मतलब 1.4 एम्पियर। और 1.4 एम्पियर जो है ऑप्शन नंबर 3 में भी है और ऑप्शन नंबर 4 में भी है। चलिए इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग भी निकालनी पड़ेगी। अच्छा वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे आएगी, तो ये जो पूरा LCR सर्किट है ना, इसमें वोल्ट मीटर अराउंड लगा हुआ किसके LCR के। तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ तो रेजोनेंस आ गया था, तो जो भी आपका रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके अक्रॉस होगा 4 ओम के होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको अगर VRMS चाहिए तो हम VRMS कैसे निकालेंगे, बेसिकली सिंपल सा हो जाएगा कि जितना भी आपके पास में इम्पिडेंस आया वो 4 ओम के अक्रॉस आया है, तो यहाँ से IRMS मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 4 से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 1.4 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज अ 5.6 वोल्ट जो है हमारा राइट आंसर हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ये। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 3 रेजिस्टेंस ABC, तीनों का आपका रेजिस्टेंस दे रखा है और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाइड पूरे नेटवर्क के ऊपर, तो बताना है कि पावर डिसिपेशन कितनी होगा। अच्छा पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा कि सबका अपना पोटेंशियल डिवाइड बाई R V² बाई
आर हो जाएगा, ठीक है। बट सबसे पहले देखिए कि हर एक रेजिस्टेंस को पोटेंशियल मिला कितना, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये आपका 3 एम्पियर हो गया, ये आपका 6 एम्पियर हो गया, और ये आपका आर हो गया, ठीक है। इन तीनों को मैं किससे कनेक्ट कर देता हूँ, एक कॉमन पोटेंशियल लाइक वी से कनेक्ट कर देता हूँ। अब पहले चेक करते हैं कि इनको पोटेंशियल मिला कितना है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए देखो, अगर आपके पास में टोटल पोटेंशियल वी है, यहाँ पे आर है, दिस इज 3R और ये 6R है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड होगा ना, मैं यहाँ पे एक बार चेक कर देता हूँ, इन दोनों का जो कंबाइंड मिलेगा ना, वो हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमारा 2R मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो है ना, वो आपका डिवाइड हो जाएगा 1:2 में। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होगा, ये होगा हमारा 2V/3, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना मिलेगा, V/3 मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर है ना, कि जब रेजिस्टेंस जिस रेशियो में दे रखा होता है, पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, उसी रेशियो में आपका ऑटोमेटिकली सेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो अब पोटेंशियल मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है, पावर डिसिपेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ना थोड़ा सा ये चेक देखना पड़ेगा कि कितना कैलकुलेशन होता है, क्योंकि शायद इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक बार काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ, ये ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, पावर डिसिपेशन सबसे पहले बात करते हैं 3 ओम पे कितनी है। तो इसका जो पोटेंशियल आया कितना आया, 2V/3, तो 2 मतलब हो जाएगा आपका स्क्वायर करे, तो स्क्वायर हो जाएगा 4V²/9, और इसका रेजिस्टेंस कितना है खुद का 3R। ऐसे ही हम देख लेते हैं किसका पावर डिसिपेशन, 6 ओम का, 6 ओम का भी हो जाएगा 4V²/9, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 6R। और तीसरा कौन सा है हमारे पास में, तीसरा दे रखा है जो सिर्फ R रेजिस्टेंस का है, इसका पोटेंशियल आया V²/9 और इसका रेजिस्टेंस है R। अगर मैं इन तीनों का रेशियो निकालूँ ना, तो जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, कौन सी हो रही है, ये कैंसिल आउट हो गई, R भी कैंसिल आउट हो गया, 9 भी कैंसिल आउट हो गया सब जगह से, ठीक है। तो रेशियो जो मिलेगा कितना मिलेगा, दैट इज अ 4/3 रेशियो 4/6 रेशियो 1 मिलेगा। एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 8:4:6। तो हमारा जो आंसर होगा ना, इस रेशियो में चेंज हो जाएगा, जो कितना हुआ, दैट इज अ 4:2:3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला ज़्यादा था, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ में बेसिक चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है कि कंडक्टिंग लूप इज कैप्ड परपेंडिकुलर टू द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट क्या होगी। तो अब यहाँ से ना आपको सिंपल सा है कि आपका जो राइट हैंड थंब रूल है ना, सॉरी दैट इज अ, क्लियर कर लेते हैं कि बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल जो है ना, इससे हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। आप इस लूप को इस तरीके से होल्ड कीजिए जहाँ पे थंब जो है ना, वो आपका क्या बताए, मैग्नेटिक फील्ड को बताए, और जो फिंगर है ना, वो ऑटोमेटिकली किसको बता देगी, इंड्यूस करंट को बता देगी। अगर आप इसको होल्ड करते हैं कि थंब आपका इनसाइड है, तो ऑटोमेटिकली जो फिंगर्स है ना, वो सॉरी किधर रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लाइट हैविंग एनर्जी फ्लक्स। अब यहाँ पे आपको एनर्जी फ्लक्स दे रखा, मतलब फाई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 40 W/cm²। एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर रही है, उसका एरिया 20 cm² है, तो टोटल मोमेंटम कितना होगा ड्यूरिंग 10 मिनट में, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि कितने फॉर्मूले जो है आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले समझो कि लाइक जैसे ये आपके पास में कोई 1 cm² एरिया है, इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है कितनी गिर रही है, 40 W/cm² गिर रही है, ठीक है। अब आपके पास टोटल एरिया कितना है, 20 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास में जो टोटल एनर्जी होगी ना, वो होगी 40 × 20, और कितने टाइम के लिए हो रही है, तो वो गिर रही है आपके पास में 10 मिनट्स के लिए। अब 10 मिनट है, तो इसका मतलब यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकंड। इसको सेकंड में एक बार कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा, 10 × 60 कर लेते हैं, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर है। तो एनर्जी जो रिजल्ट मिला वो कितना मिल गया, कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, हमें एक्चुअली पावर निकालनी है। तो पावर इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, सॉरी मोमेंटम निकालना है, वेट, दिस इज द मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो भी कुछ ऐसे सिमिलर से होगा, लाइक जैसे एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो एनर्जी कितनी है हमारे पास में,
40 × 20 × 10 × 60 एंड स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी 3 × 10⁸ अगर मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करूँ देन मुझे क्या आंसर मिलेगा, ये 20, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मतलब 16 की टेबल में कहीं ना कहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सेकंड हो जाएगा। मतलब पावर भी आपको चेक करने की नीड थी, बाकी जो नंबर है वो सारे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक चार्ज है -q, अनदर चार्ज है +q, कहाँ रखे हैं, ए और बी पे, ठीक है। ये दो पोजीशन है ए और बी पे, ए पे रखा हुआ है -q और बी पे रखा हुआ है +q, ठीक है। जो आपका चार्ज बी है ना, इसको तो हमने फिक्स कर रखा है, और जो माइनस का क्यू है ना, इसको एक यहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिया, एक सी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे कहीं, और जो कि लेंथ कितनी है, अच्छा लेंथ के रेस्पेक्ट में दे रखा है कि ये कुल मिला के तीनों चीज़ें जो है ना वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगी। मतलब इसका मतलब ये लेंथ एल है, ये एल है, और ये भी कितनी हो गई, एल हो गई। तो आपको नेट वर्क डन कितना होगा। अब पॉइंट आता है कि बी से कितना दूर है, क्योंकि क्योंकि आपकी जो टोटल वर्क डन होगी ना वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी, और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर। अब पॉइंट आता है क्या, यहाँ पे जो आर लेंथ है वो चेंज हुई क्या, वो चेंज हुई नहीं, वो दोनों जगह एल है, तो इसका मतलब टोटल जो वर्क डन वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 mm फॉलिंग इन अ विस्कस लिक्विड, स्पीड दे रखी है, देन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेडियस 6 कितना होगा फॉर द सेम मटेरियल। अब यहाँ वैसे तो कंपेयर है, बट हम यहाँ पे क्या कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नॉलेज गेन कर लेते हैं, कि सबसे पहले आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो आपको डिफाइन करना आना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर गिरेगा ना लिक्विड यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ब्योंसी फोर्स होगा जो कि कितना होगा 6 पाई नीटा आर वी, वो उसके वेट के बराबर होगा, मतलब mg के इक्वल होगा। तो यहाँ से 6 पाई नीटा आर वी मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। उस ऑब्जेक्ट की रेडियस आर है, और जिस ऑब्जेक्ट में गिर रहा है इसका डेंसिटी जो होगा, ये तो लेते हैं अपन कितना, रो और वाटर की डेंसिटी लेते हैं सिग्मा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा मल्टीप्लाई बाई जी। तो यहाँ से वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मिलेगा वो कितना मिलेगा, आफ्टर कैंसिल आउट ऑल द वैल्यू विल गेट 2/9 आर स्क्वायर, पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइड बाई नीटा। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रही है, आर स्क्वायर के आ रही है। तो यहाँ से रिजल्ट हमें क्लियर हो जाएगा। लाइक जैसे दोनों चीज़ों को अगर मैं कंपेयर करूँ, तो पहले वाले की टर्मिनल वेलोसिटी को लेते हैं Vt2 डिवाइड बाई Vt1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर और R1 स्क्वायर। सारी वैल्यू अगर मैं रखूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, R2 दे रखा है कितना, जो सेकंड वाली रेडियस है वो है 6 डिवाइड बाई जो पहली वाली रेडियस है 3, दोनों का स्क्वायर। तो जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2:1 मतलब 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी ये वाली दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो Vt2 मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 4 × 10 मतलब 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो आपका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हमने फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया और साथ के साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन अ गैप्स ऑफ मीटर ब्रिज टू अननोन रेजिस्टेंस ए एंड बी आर कनेक्टेड, नल पॉइंट जो है वो कहाँ पे आ रहा है, 3:4 की लेंथ में आ रहा है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या, कि यहाँ से एक नॉन रेजिस्टेंस होगा और एक यहाँ पे जो है वो ये नॉन रेजिस्टेंस और ये अननोन रेजिस्टेंस है, दो अलग अलग गैप पे। यहाँ से मीटर बीच किया ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको नल पॉइंट मिलेगा, ये लेंथ एल होती है और ये लेंथ होती है 100 माइनस एल होती है। तो इनका जो रेशो होता है ना R1/R2 का, वो किसके इक्वल टू होता है, L/100 माइनस एल के रेशो के इक्वल टू होता है। अब क्वेश्चन में ना इतनी सारी चीज मेंशन नहीं है, उन्होंने बोला कि दो आपके अननोन रेजिस्टेंस है जिनकी रेशियो कितनी है, 3:4 में है, ठीक है। तो R1/R2 किसके इक्वल टू हो गया, 3:4 में। हर एक का रेजिस्टेंस 40 ओम से अगर इंक्रीज कर दे, मतलब R1+40 और अगर R2+40 कर दे, तो ये रेशो कितना बन जाएगा, 7:8 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें दो रेशियोज मिल गए, आप चाहो तो इसको अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे टाइम को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ऑप्शन में देखें ना तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। लाइक जैसे अगर ये 30 और 40 होता है और हम दोनों में 40 ऐड करते, देन व्हाट वी विल गेट 70/80, मतलब जो रेशियो मिल जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकता है, यही आंसर होगा, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं।
A coin is dropped in a lift. It takes time t1 to reach the floor when lift is stationary. अच्छा लिफ्ट स्टेशनरी है तो इसका मतलब है कि जो भी आपका कॉइन ड्रॉप होगा या फिर नीचे गिरेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से गिरेगा। तो यहाँ पे जो h होगा वो हमारा क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो जो टाइम का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2h/g मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया। अब पॉइंट आता है कि अगर ये लिफ्ट जो है ना वो ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन से, तब टाइम क्या होगा। तब उस केस के अंदर जो टाइम होगा, इसको टाइम को t1 मान लेते हैं, और जो t2 होगा वो कितना होगा, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो g इफेक्टिव जो है उसके अंदर प्लस a हो जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ग्रेविटी बढ़ रही है तो ये जो t2 वाला टाइम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब है कि t1 जो है वो ज़्यादा ले रहा है और t2 कम ले रहा है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीच टू द अदर प्लेयर इन 2 सेकेंड। तो बताओ उस केस के अंदर मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो अब ये तो यहाँ पे आपको एक हिंट दे दिया कि टोटल टाइम कितना ले रहा है, 2 सेकंड ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम ऑफ लाइट है ना, जिसका फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g, ये कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, 2 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं यहाँ से रिजल्ट देखूँ ना तो मुझे समझ में आएगा कि u sin θ कितना मिल गया, g की इक्वल टू मिल गया। हमें क्या निकालनी है, हाइट। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता है। इसका मतलब u sin θ का होल स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास में दैट इज जी स्क्वायर, वेट, हाँ ठीक है डन। तो ये कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, एक जी से एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड क्या रिजल्ट आएगा, g/2 आएगा। अच्छा ठीक है ओके। तो यहाँ पे हम वैल्यूज दे सकते हैं, जी की वैल्यू होगी 10 डिवाइड बाई 2, मतलब आंसर जो होगा वो कितना होगा, 5 मीटर होगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे जी को जो है कंसिडर कितना लिया गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया गया। ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बल्ब एमिट्स लाइट ऑफ मीन वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम। लैम्प की जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 150 वाट, और 8% जो एनर्जी है ना सिर्फ वही अपीयर हुई है। तो बताओ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मूला क्या लगेगा। तो जितनी भी आपके पास में पावर एमिट होती है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स और हर एक की एनर्जी के इक्वल होती है। अब हमें निकालना है एन, तो एन मतलब पावर अपॉन में एनर्जी। अच्छा पावर कितनी डिसिपेट हो रही है, 150। ये तो लैम्प की रेट दे रखी है, लेकिन जो एनर्जी अपियर्स हो रही है वो उसकी सिर्फ 8% हो रही है, मतलब कितनी, 150 की सिर्फ 8%, और डिवाइड बाई एनर्जी। अच्छा एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा हमारा Hc/λ। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी। आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। लाइक ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3, ये 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम। तो इसका मतलब है एन, ये तो मिल जाएगा कितना, 12 मल्टीप्लाई बाई ये लैम्डा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 4500 इंटू 10 की पावर -10, और जो एच होगा वो कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8। सबसे पहले चेक करते हैं कि अच्छा देखो आपको यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड में बहुत चीज़ें कॉमन सी दे रखी है। इसका मतलब है कि आपको एक परफेक्ट वैल्यू चाहिए। पावर तो चलो समझ में आ रहा है, 10 की पावर कितनी है, 18 है। देखते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा। तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ तो n इज इक्वल टू 12 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 12 5 ज़ा 60, दिस इज 540। ठीक है, और पावर यहाँ हो जाएगी 10 की पावर -8 ऊपर, नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6.6 इंटू 3 हो जाएगा लगभग लगभग 20 हो जाएगा। ठीक है 20, और पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 26। अब मैं ऊपर शिफ्ट करूँ, देखो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है 27, और पावर कितनी बच रही है, यहाँ पावर बच रही है 10 की पावर -18 बच रही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड सेकंड है ना वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू रख रहा है 27.17। पावर यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए ये पावर एक्चुअली प्लस हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांजिशन बिटवीन 3 एनर्जी लेवल्स इन अ पर्टिकुलर एटम गिव राइज टू 3 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ वेवलेंथ, अलग अलग दे रखी है। तो बताना कि कौन सा यहाँ पे रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिशन एनर्जी किस किस के स्टेट्स के बीच में हो रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो λ2 है, मतलब ये हो जाएगा कितना, दैट इज E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Hc/λ1। दूसरा जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है E3 से E2 के बीच में, E3 माइनस E2 जो होगा वो कितना हो जाएगा Hc/λ2
λ3, और तीसरा जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है E3 माइनस E1 में, जो कि कितना हो रहा है Hc/λ1 हो रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करो ना, तो लाइक जैसे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1/λ1 और 1/λ3 है ना, इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल टू मिलेगा, ये मिलेगा आपका, अच्छा वेट, यहाँ मैंने λ2 था ये, तो 1/λ2 और 1/λ3 का जो एडिशन मिलेगा वो किसके इक्वल टू मिलेगा, -1/λ1 के इक्वल टू मिलेगा। इज इट राइट? तो नहीं, माइनस नहीं प्लस ही होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना, वो आपका यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड है इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का यह ग्राफ दे रखा है। तो आपको देखना है कि डब्ल्यू एक्स और वाई जेड जो कर्व है ना, इसमें किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा, अब ये चीज़ तो आपको क्लियर है कि एनर्जी रिलीज कब होगी, जब आपके अंदर रिएक्टेंट की जो एनर्जी है ना, वो क्या होनी चाहिए, जितना आपका प्रोडक्ट बना है ना, उसकी एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, तब तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब देखते हैं कि ऑप्शन, ये क्वेश्चन एक्चुअल ऑप्शन के हिसाब से ही होगा कि फर्स्ट में दे रखा है वाई से 2z, मतलब वाई जो है ना वो 2z में कन्वर्ट हो रहा है। तो वाई की जो एनर्जी कितनी है, 60 इंटू 8.5, और 2 इंटू जेड जो है वो कितना हो जाएगा, जेड दे रखा है हमारे पास में 2 इंटू 5 इंटू 30। अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ये मिलेगा 5/10, और ये जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देयर इज अ 150 इंटू 2 300 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है, मतलब 5/10 जो है वो 300 से ऑब्वियसली ज़्यादा ही है। ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए एक बार कि W की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, W है आपका 120 और इसका एटम बाइंडिंग एनर्जी है 7.5। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, डेसिमल हटाने पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 5 जा 60, और 900 जो है वो आपकी इसकी एनर्जी आएगी। और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, एक्स प्लस जेड में। एक्स है 8 इंटू 90 मतलब 720, और दूसरा जो जेड है वो है 5150। तो ये जो आंसर आएगा ये हमारे पास कितना आएगा, 870। इसमें भी ज़्यादा ही आ रहा है, वेट, या ओके ओके वेट वेट वेट, यहाँ से एक चीज़ पहले क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। वेट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये जो है ना, ये आपका प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर ये दोनों वैल्यूज कम आई। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए एक बार, डब्ल्यू जो है 2i में कन्वर्ट हो रहा है, डब्ल्यू जो है वो 120 इंटू 7.5, तो ये अगेन आपका 900 ही होगा, और 2y, तो 2 इंटू 60 इंटू 8.5, यस, यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है 1020। इसका मतलब ये ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि एनर्जी किस पॉइंट पे रिलीज हो रही है, जहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा हो कंपेयर टू किसी रिएक्टेंट से, तब एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एक न्यूक्लियस है जिसका जेड दे रखा है 92, और ये एमिट क्या कर रहा है, इतने नंबर ऑफ बेसिकली पार्टिकल्स यहाँ पे एमिट कर रहा है, जिसमें आपके अल्फा भी है, बीटा माइनस पार्टिकल्स भी है, और बीटा प्लस पार्टिकल भी है। पहले चेक कर लेते हैं कि अल्फा कितने हैं। तो अल्फा है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अल्फा निकल रहे हैं। और बीटा माइनस पार्टिकल कितने हैं, बीटा माइनस पार्टिकल है 4, और बीटा प्लस पार्टिकल कितने हैं, ये है 2। तो अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक मास होगा होगा 2, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो इसका मतलब ये 16, ये 4 और ये 4, ये एटॉमिक मास में हो गया। बीटा माइनस पार्टिकल जो होता है ना, जब भी आपके रिएक्शन में से यहाँ पे एमिट होता है, तब उस केस के अंदर उसका मास इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एटॉमिक नंबर ऑफ रिजल्टिंग न्यूक्लियस निकालना है तो 92 में से 16 तो माइनस करना पड़ेगा, और ये जो 4 है ये प्लस होगा, और जो बीटा प्लस पार्टिकल है ये आपका मास को रिड्यूस करता है। इसका मतलब यहाँ पे होगा -2। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी आपके पास में 92 माइनस 14 है ना, 92 माइनस 14 मतलब 78 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज हाइट 2 mm, प्लेस ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है और डिस्टेंस दे रखी है। अच्छा, जब भी आपके पास में इस टाइप की कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हेल्प करेगा। मैग्नीफिकेशन क्या होता है,
तो मैग्नीफिकेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, एफ अपॉन एफ माइनस यू, और ये एक्चुअल में किसके इक्वल टू होगा, एच आई अपॉन एच ओ के। अगर मैं वैल्यू सारी पुट करूँ यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी तरह का 20, तो फोकल लेंथ हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, फोकल लेंथ हो गई 20, तो 20 अपॉन 20, और u जो है ये है आपका 20 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन से हो जाएगा प्लस का 20। हाइट ऑफ इमेज तो आपको निकालनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, 2 mm दे रखा है, मतलब 2 × mm में रहता आंसर भी जो mm ही आ जाएगा। अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, दिस इज 1/4, और मल्टीप्लाई होके जो आंसर होगा वो होगा 2/4, 20/40 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, वेट, दिस इज 1/2 इज इक्वल टू एच आई अपॉन 2, मतलब एच आई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 mm। 1 mm इज मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि टेलीस्कोप जिसकी लेंथ दे रखी है 36 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ जो टेलीस्कोप होती है, ट्यूब की जो लेंथ होती है वो होती है एफ ओ प्लस एफ ई, मतलब ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और आईपीएस फोकल लेंथ का एडिशन होता है। कैसे, ये समझते हैं कि लाइक जैसे आपके पास में टेलीस्कोप के अंदर जो आपका पहला जो लेंस होता है ना, आईपीएस लेंस, ये बड़ी फोकल लेंथ का होता है। दूसरा जो होता है वो आपका फोकल लेंथ छोटी होती है। इन दोनों के बीच की जो लेंथ है ना, वो किसके इक्वल टू होगी, लेंथ ऑफ ट्यूब के इक्वल टू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों की लेंथ का एडिशन जो होगा लेंथ ऑफ ट्यूब के इक्वल टू होगा। कॉन्वेक्स लेंस है दोनों, तो इन दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि 30 और 6 जो है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस सेशन का, इस वीडियो का, जिसमें दे रखा है कि आपको लोड रेजिस्टेंस में करंट कितनी है वो बतानी है। जीनो डायोड कनेक्ट है यहाँ पे 10 वोल्ट बैटरी के साथ में, यहाँ पे सीरीज में लिख रखा है 600 ओम, और लोड रेजिस्टेंस जो लगा हुआ 2 किलो ओम का है। हम एक चीज जानते हैं कि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है ना वो सेम होता है। इसका मतलब जितना जीनो डायोड को वोल्टेज मिल रहा है वही वोल्टेज किसको मिलेगा, इस लोड रेजिस्टेंस को। इसका मतलब वो है कि इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी करेगी, V अपॉन इसका रेजिस्टेंस, वोल्टेज है 5 और करंट रेजिस्टेंस है 2 × 10⁻³ इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, सॉरी +3, 2.5 × 10⁻³ एम्पियर जो है आंसर आएगा। इसका मतलब ये हो गया 2.5। अच्छा, आंसर मिली एम्पियर में ही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ये। चलिए इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक डिस्कस किए हैं। आई होप आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। लास्ट वीडियोज़ और वीडियोज़ के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ में हर एक क्वेश्चन के और चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए। चलिए, है ना। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 45 तक के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।